2 साल बाद जिस बीमारी से हम उबर रहे थे, एक बार वही हमारा फिर से पीछा करना शुरू कर दिया है। और हम बात कर रहे हैं उसी चाइनीज बीमारी की जिससे पूरी दुनिया परेशान रही, और ये इंटरनेशनल बीमारी इस वक्त में हमारे देश में भी पहुंच चुका है। और हम बात उसी कोरोना 19 की कर रहे हैं जो 2019 के नवंबर दिसंबर से शुरू हुई थी और मार्च 2020 में पूरे भारत में फैल गई। तब पूरा देश ने देखा था लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में ताली भी बजवाया था, थाली भी बजवाया था, और बाद में सभी लोगों को कोरोना टीका भी लेना पड़ा। उसमें से कईयों ने कोरोना टीका लिया, कुछ लोगों ने दूसरे डोज भी लिए, और अभी जो है काफी हद तक जो है जो उम्रदराज लोग हैं उन्होंने बूस्टर डोज भी लिया है। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि कोरोना उनको छू नहीं सकता, वो बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, जबकि 2020 और 21 में कोरोना ने लाखों लाख जिंदगियां ली है। कई अपने जो है लोगों ने कई अपनों को खोया है, और उसके बावजूद भी लोग चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते। अब देखिए, फिर से जब कोरोना ने दस्तक दिया है तो सरकार ने अपनी ओर से एक एडवाइजरी जारी करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि सभी राज्य कोरोना को लेकर सतर्कता बरते। अब झारखंड में भी इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है, और अभी तक कोरोना को लेकर जिला में क्या हो रहा है और इसको लेकर हम सब कितने सतर्क हैं, क्या एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि फिर से वही सैनिटाइजर का प्रयोग करना, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, भीड़ भाड़ से बचना, और प्रिकॉशनरी जो भी चीज कोरोना के प्रोटोकॉल में आता है, गाइडलाइंस में आता है, उसको पालन करना। क्या ये सब हम कर रहे हैं या ये सिर्फ एक कागजी खानापूर्ति तक रह गया है? इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं धनबाद के सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा जी। वो न्यूज एएनपी के ऑफिस में हैं, और आज उन्हीं से कोरोना के नया वेरिएंट जो आया है, मैंने पहले बताया कि कोरोना का जो शुरुआती वेरिएंट था वो उसका नाम था कोरोना का नोवेल, और अब जो वेरिएंट आया है ये उसी के खानदान का है। इसका नाम ओमिक्रॉन BF7 है, यानी ये ओमिक्रॉन का 7वां वेरिएंट है। हर बार कोरोना अपना नया नया प्रतिरूप चेंज करते रहता है, स्वरूप बदलते रहता है। चलिए जरा सा विश्वकर्मा जी से हम बात करते हैं। सर, पहले तो धनबाद न्यूज एएनपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताएं कि कोरोना का जो नया बीमारी BF6 आया ओमिक्रॉन का, ये कितना खतरनाक है और इसको लेकर एहतियातन हमें क्या करना चाहिए? बचाव के लिए हमारे पास क्या उपाय है? कोरोना से बचाव के लिए हमारे पास टीकाकरण ही एक उपाय है। टीकाकरण से अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। टीकाकरण से बहुत सारी बीमारियों से हमने बचा है और अभी भी हम बचे हुए हैं। तो मेरा अनुरोध होगा कि जनता से जो लोग टीका नहीं लिए हैं वो टीकाकरण केंद्र पे जाएं और टीका प्राप्त करें। टीकाकरण से अच्छा बचाव और कोई नहीं है। इसके अलावा जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना है, और जो उसमें 3 हमारे जो हाथ धोने का प्रक्रिया है, फिर उसके बाद मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और 2 गज की दूरी यानी 6 फीट की दूरी को मेंटेन करना है। भीड़ समारोह आदि को उस तरह से अरेंज करें, उसमें बहुत सारे लोग का एकत्रित होना अभी वर्जित है, और ऐसे समारोह को अभी आप अवॉइड करें। मेरा जनता से यही अनुरोध होगा। लेकिन सर, बड़ी मुश्किल से लोग उभरा था, मास्क लगाना छोड़ा था, ये सैनिटाइजर से हाथ धोते धोते लोगों को त्रस्त हो गए थे। तो अब लोगों को लगा कि भाई अब बिजनेस ठीक से चल पड़ा है, नौकरी अगर काम धंधा लोग अपना कर रहे थे, तो कोरोना फिर से जो है ये सारी चीज़ें जो है लोग को तकलीफ में डालेगी। तो लोग को लग रहा है कि वाकई ये बीमारी जानबूझ के तो नहीं फैला रहा है चाइना हमें या पूरे देश दुनिया को तबाह करने के लिए। तो लोग
डरे हुए भी हैं और थोड़ा सा उनको ये लग रहा है कि कोई जानबूझ के उनको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब ये तो एक जांच का विषय है, सरकार इस पर जांच करेगी कि यह करे कि भाई इस तरह का, लेकिन ये वेरिएंट यूजुअली वायरस का वेरिएंट आता रहता है। हम लोग फ्लू में भी देखे हुए हैं और बहुत सारे जो वायरल डिजीजेज हैं उसमें वेरिएंट, नए नए वेरिएंट का आना कोई नई बात नहीं है। इसलिए ये कहना तो ज़्यादा अतिशयोक्ति होगा कि चाइना ने इस तरह के कोई वेरिएंट निकाले। हाँ, इस वेरिएंट में सबसे ज्यादा लोग तो वही मरे। अभी भी जो तबाही दिख रहा है वो जीरो कोविड नीति का पालन नहीं कर पा रहा है और वो कोशिश भी किया ज्यादा उसने, लेकिन अभी भी पता चल रहा है कि उसके पास जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वहां के लोग की बहुत कम है, 40% से भी कम है। ये बहुत रैपिडली स्प्रेडिंग वेरिएंट है। आपको पता होगा कि एक सप्ताह में 18% पॉपुलेशन जो है चाइना का इन्फेक्टेड हो गया। इसकी रैपिडिटी इतनी तेज है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी विरुलेंसी के बारे में अभी कमेंट नहीं हुआ कि कितना विरुलेंट है। जैसे वो सेकेंड फेज में हम लोगों ने देखा था कि जो भी वेरिएंट था बहुत ज़्यादा विरुलेंट था, बहुत सारे लोग उसमें प्रभावित हुए, बहुत सारे लोगों को हमने खोया। ये अभी तक तो इस तरह का रिपोर्ट नहीं है कि, और हमारे पॉपुलेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कुछ पॉपुलेशन पार्शियल ही सही 200 के आसपास हमारे जो है हमारी आबादी जो है वो इम्यूनाइज्ड है और उन्होंने टीका ले लिया है। लेकिन फिर भी अभी जो इसका बूस्टर डोज है वो भी लेना बहुत ज़रूरी है। उसको लेने के बाद ये 100% आपको बचाएगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी सिवियरिटी को जरूर कम करेगा और जो टीका मृत्यु दर जो है उससे कम होगा। तो जो टीका ले लेगा वो मरेगा नहीं? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जो टीका लिए हुए हैं ऐसे लोगों में इसकी सिवियरिटी, इसकी तीव्रता जो है वो कम देखी गई है। अभी तक का स्टडी यही है और मैं इसीलिए इस बात पे जोर देता हूं कि आप टीकाकरण केंद्र पे जाके जो बच्चे या जो भी लोग अप्रतिरक्षित हैं वो जाकर के टीकाकरण करा लें अपना। यही हमारा एक बचाव है। तो अब ये भी सवाल है कि अगर स्प्रेड आउट हुआ, जो कि 135 करोड़ की आबादी है, चाइना के बाद हम नंबर 2 वाले देश हैं जहां पे सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है, तो अगर स्प्रेड आउट हुआ, खतरा बढ़ा, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च तक आते आते थोड़ी मामले बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे। तब क्या हम तैयार हैं आइसोलेशन बेड को लेकर? हमारे पास डॉक्टर्स या हमारे पास जो बचाव के लिए जितने स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, संसाधन, क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल, हमारे पास अभी वर्तमान में 425 बेड है जो कि जनरल बेड है और 467 जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। करीब 137 हमारे पास आईसीयू हैं, 67 हमारे पास वेंटिलेटर, 47 हमारे पास वेंटिलेटर है। और अगर मान लीजिए कोरोना का प्रकोप होता ही है तो हम लोग इससे बचाव करने के लिए अभी अपने आप में हमारी तैयारी है। अगर ज़रूरत पड़ा तो ये बेड बढ़ाए भी जाएंगे और जैसे कि पिछले बार में आप लोगों ने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें इन्वॉल्व किए गए, उनकी भी सेवाएं ली गई। उसी तरह से ये बेड हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को लग रहा है कि ये पर्याप्त मात्रा में है। तो अभी जो व्यवस्था की आपने वो सैयद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और आपका सदर अस्पताल तक है या बाकी आपकी पीएससी और सीएससी में भी है? सभी जगह पे जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, बीसीसीएल है, फिर सेंट्रल हॉस्पिटल है, फिर आपका रेलवे हॉस्पिटल है, ये सभी इस तैयारी में जुटे हुए हैं। और अभी कुल कितने अस्पताल हैं अभी जिला में? हमारे पास अभी 31 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेकर के हमारे रिकॉर्ड में है, जो कि कल मॉक ड्रिल करेंगे कि अगर इसका आता है आउटब्रेक तो कैसे हम उसको काउंटर करेंगे। इसका कल मॉक ड्रिल है। लेकिन आपके पास जो पीएससी हैं, सीएससी हैं, वहाँ पहले से ही डॉक्टर का अभाव है, अभी तक वहाँ पे संसाधन का अभाव है, इलाज ठीक से नहीं हो पाता, तो फिर वो कैसे कोरोना से वो वहाँ के लोगों को मदद कर पाएगा कोरोना के दौरान? देखिए, कोरोना का जो बेसिक ट्रीटमेंट पार्ट है
वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। और हमारे पास जो सेंट्रली मैंने बताया कि हमारे पास 425 जनरल बेड है, ये हमारे शहर में है और यहाँ पर हमारी विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध है। तो जो उस तरह के सीवियरिटी में टर्न करेगा, अगर आपके पास 100 केस है तो उसमें 10% सीवियर जाता है, उसमें 2% पर आपको, हम लोगों का जो आंकड़ा है पिछले अनुभव में जो हम लोगों ने देखा है, 2% जो है वेंटिलेटर पे जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था हमारे पास है कि हम, अगर मान लीजिए हमारे पीएचसी में अगर सीवियर केसेस होता है तो उसको हम ट्रांसपोर्ट करके अपने यहाँ ले आएंगे और अपने यहाँ उसको ये सुविधा उपलब्ध। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना की मामले तब पता चलेंगे जब उसका जांच होगा, और जांच के लिए हमारे पास 2 साधन है, या तो ट्रूनेट किट के जरिए जांच हो या आरटीपीसीआर के थ्रू। हमारे पास वर्तमान में कौन कौन से जांच हो रहे हैं और कहाँ कहाँ हो रहे हैं? अभी हम लोग जांच सिर्फ उन्हीं का कर रहे हैं जिसमें कि सिम्टम पाया जा रहा है। हमारे रेलवे स्टेशन या जहाँ भी, अब हमारे यहाँ तो इंटरनेशनल फ्लाइट है नहीं, और अभी हमको थ्रेट है इंटरनेशनली लोग आने वाले से ही ज़्यादा थ्रेट है। हमारे डोमेस्टिक में 2 केसेस मिले हैं, आज एक जमशेदपुर में मिला है और एक और केस मिला है। तो 2 केस है अभी हमारे यहाँ, एक्टिव केस 2 ही है। एक रांची में जो पाया गया था, एक रांची में जो पाया गया है वो भी जमशेदपुर से ही शिफ्ट होकर के आया था। तो और वो एक गुजरात में केस सितंबर में निकला था, है ना। सितंबर में एक पहला केस जो है वो गुजरात का ही है, वो सितंबर में निकला था, वो भी कोई किसी विदेश। सर खतरा जो है हवाई जहाज से, ये बीमारी हवाई जहाज से सफर करके आता है और बस और समझिए कि कार वाले को परेशान करता है, बाइक वाले को परेशान करता है। तो जैसे ही ये मामला फैल जाता है पूरी जगहों पे, तब हम सब तबाह हो जाते हैं। तो सुरक्षा में हम एहतियातन बॉर्डर पे ही क्यों नहीं उसका ध्यान रखें, जहां से हमारा। बिल्कुल हमारी तैयारी उसी तरह की है कि बॉर्डर को जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम लोग सील करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, कि इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाएगा, और लोग अभी अवेयर हों कि हमें सतर्क रहना है, हमें सतर्क रहना है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम अपने व्यवहार में लाएं और वैक्सीनेशन कराएं। ये 2 चीज़ों पर अगर पब्लिक कंसंट्रेट करती है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अभी तो छुट्टी का समय चल रहा है, स्कूल कॉलेज सब बंद है। बड़ा चीज़ यही है कि अभी हमारा जनवरी का फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सारे लोग पिकनिक में जाएंगे, बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे। इस चीज़ को हमको, ठीक है आप खुशियाँ मनाइए, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मेंटेन करते हुए आप भी खुशी मना सकते हैं, आप भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वैक्सीनेशन करा लें, ये सारी चीज़ें करते हुए आप सेलिब्रेट कीजिए, मनाइए न्यू ईयर डेज। तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि लोग फिर से अपना मास्क लगा ले, डबल लेयर मास्क लगा के। ऑफ कोर्स दिस इज एसेंशियल। ये जरूरी है कि हम मास्क लगाएं और सैनिटाइजर यूज करें तब तक जब तक इसका थ्रेट बना हुआ है। लेकिन सर खतरा जो भी हो हम महसूस करते हैं, हम भी मास्क लगाते हैं अक्सर, लेकिन ये भी देखते हैं कि कई दफ़ा मास्क लगाना जो है ऐसा लग रहा है कि सफोकेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एक स्वस्थ आदमी ज़्यादा देर तक मास्क लगा के रहता है तो उसको एक अलग तरह का जो है दिक्कत महसूस होती है, जैसा मैं खुद महसूस करता हूँ। मास्क लगाना चाहता हूँ, लेकिन कई बार मास्क जब ज़्यादा देर तक लगाता हूँ तो लगता है कि अपना ही सांस को मैं वापस ले रहा हूँ और सफोकेशन महसूस होता है। देखिए, आपको मास्क लगाने के लिए कब हम बोलते हैं, जब आप भीड़ भरे जगहों में जाते हैं वहाँ जाइए। और मैं तो ऐसे भी आपको मना कर रहा हूँ कि भीड़ भरे जगहों में, लेकिन फिर भी चूँकि जीवन है, हमको रोज़ आवश्यक कार्य करना ही पड़ता है, तो जितने देर तक आप कार्य में रहते हैं उतने देर लगाइए। और भीड़ भरे जगह में जहाँ 4-5 आदमी बैठे हुए हैं, किसी हॉल में हैं, तो वहाँ पे तो मास्क का यूज़ करना ज़रूरी है। सफोकेशन होता है तो सफोकेशन के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाइए, भीड़ से हट जाइए, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, ब्रीदिंग कर लीजिए नॉर्मली। ये सारे चीज़ आप कर सकते हैं, उसमें तो रुकावट हम नहीं डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैन टू मैन जब आप बात कर रहे हो तो उस समय आप कोशिश करें कि हम मास्क पहने रहें। मतलब कोरोना के घुसने का रास्ता सिर्फ नाक ही है?
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये, और रेस्पिरेशन से भी एक वैक्सीन भी आया है जो कि नॉन इंजेक्टेबल वैक्सीन है, और ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको शुक्रवार को लॉन्च भी किया है। हम लोगों का प्रीवियस एक्सपीरियंस है पोलियो के संबंध में। पोलियो जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन था, इसका जो वायरस था वो जीआईटी से ही जाता था, पेट में ही होता था, आंत में ही पाया जाता था। तो हम लोगों ने ओरल पोलियो वैक्सीन इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया। तो उसी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये, तो अगर रेस्पिरेटरी वो नाक में 2 बूंद डालने वाली सिस्टम है इसमें, ये जो नया वैक्सीन आया है, तो ये अभी पब्लिकली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं कराई है। ये भी रिसर्च बताता है कि ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये नाक से ही जाता है, और यूजुअली उस समय भी हम लोग देखते थे, यूजुअली नॉर्मली जो है एक आदमी 1 मिनट में 7 या 10 8 बार जो है वो नाक को टच करता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसके बारे में कॉशस रहेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि अनकॉन्शियसली हमारा हाथ जो है नाक की ओर जाता है। तो ये सब मास्क पहनने से हाथ तो हमारा बहुत यूजुअली सबसे पहला जगह है जो कि इन्फेक्टेड होता है, और इन्फेक्टेड होने के बाद ये जो है इसमें जो वायरस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो सीधे आप नाक में ले जाते हैं, तो वहाँ से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को चला जाता है। तो आप आम लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि खतरा टला नहीं है, सावधान हो जाइए? खतरा टला नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है उनको। सावधान रहने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और अपने आप को वैक्सीनेट करने के लिए बोल रहा हूँ। खतरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं आई एम नॉट थ्रेटनिंग आपको, मैं थ्रेट नहीं कर रहा हूँ। आप रहिए, आप सामान्य जीवन व्यतीत कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ। सावधानी यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप मेंटेन रखिए। लेकिन लोगों को भरोसा इसलिए नहीं होता कभी कभी कि कोरोना क्या बला है कि जब भी पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं, गैदरिंग होती है, तो उनको कुछ नहीं छूता, राजनीतिक दल वाले छूते रहते हैं, और जब भी सामान्य लोगों का कोई शादी ब्याह का पर्व त्योहार का मौसम आता है, कोरोना पीछा शुरू कर देता है। ये एक भ्रांति है, ये एक भ्रांति है कि इलेक्शन में ये ऐसा नहीं होता है, और शादी ब्याह के मौक़ों पे कोरोना का डर जो है भय बना दिया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। कोरोना का स्प्रेड का जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो उसी तरह से स्प्रेड करता है। उस समय भी शादी ब्याह में कम गैदरिंग होता है, और अब कोरोना से कितने लोग उस समय इन्फेक्टेड हुए इसकी ना जांच की गई। कोरोना के सिम्टम बहुत सीवियर शुरुआती नहीं होते हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं जो कि पहले से किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनमें सिवियरिटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आज मुझे सर्दी खांसी है और मैंने कोई जांच नहीं कराया, तो हो सकता है कि कोरोना से मैं इन्फेक्टेड। लक्षण क्या है अगर कोरोना हो गया तो लक्षण क्या? ओमिक्रॉन 7 के बारे में बोलता है कि भाई कोई भी लक्षण इसमें नहीं होता है। हल्का फुल्का सर्दी खांसी होगा, दूसरे तीसरे दिन इन्फेक्टेड होने के दूसरे तीसरे चौथे दिन हल्का फुल्का खांसी सर्दी होगा और ठीक हो जाएगा, तो अपने से ठीक हो जाएगा। हाँ, वो बिना ट्रीटमेंट के। इसमें क्या कोई ख़ास ट्रीटमेंट की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है। जो हम लोग नॉर्मल सिम्टोमेटिक दवाएं देते हैं, पैरासीटामोल अगर बुखार है तो देंगे, और अगर नहीं है बुखार तो पैरासीटामोल। मतलब ये भी श्वसन प्रणाली को ही क्षतिग्रस्त करता है? ये भी श्वसन प्रणाली को ही क्षतिग्रस्त करता है। कोरोना का एफिनिटी श्वसन प्रणाली है, श्वास का ही नली होता है। तो ये बच्चों पे, युवाओं पे ज़्यादा खतरा है या उम्र दराज पर? देखिए, इसमें कोई भी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो सकता है। इम्यूनिटी है, ज़्यादातर देखा जाता है कि यंगर एज ग्रुप में, और बहुत जो छोटे बच्चे हैं उनमें इम्यूनिटी डेवलप कर रहा होता है, तो उसमें वो उतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं रहता, इसलिए उनको भी थ्रेट रहता है, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और बच्चों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। पहले बच्चे जो होते हैं सर्दी खांसी से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। अच्छा, एक और है कि कुछ लोग में ये भ्रांति फैल गया था कि कोरोना जो है वो जो हाथ हम धोते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अल्कोहल का प्रयोग रहता है उसमें। तो कुछ लोग के दिमाग में ये भी गया कि जब हाथ धोने से अल्कोहलिक उसमें जब चीज़ें रहती है तो कोरोना भाग जाता है। तो कुछ लोग उसको जो है ये लेके अगर हम पीना शुरू कर दें तो कोरोना भाग जाएगा। तो कोरोना, मैंने बताया आपको कि कोरोना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है नहीं। आप पीजिएगा तो वो तो जाएगा आपके पेट में ना, और कोरोना तो आपके सांस को इन्फेक्ट कर रहा है। तो
कोरोना से उसका कोई रिलेशन है नहीं। ये तो भाई अब पता नहीं ये कैसे कहाँ से फैल गया, ये कहना मुश्किल है कि कोरोना से, शराब पीने से कोरोना, पीने वालों को कोरोना नहीं होता है। दोनों का रूट ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत भ्रांति है ये। लोगों में ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जी। तो फाइनली जो है अब हमें इंतज़ार करना होगा कि आगे की स्थिति क्या रहती है, या हमें अभी से सतर्कता बरतना शुरू कर देना चाहिए। आगे की स्थिति अच्छी ही रहेगी, कोई बुरी नहीं रहेगी। और अगर सरकार भी बहुत सतर्क है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपनी सतर्कता बरत रही है, 2% पॉपुलेशन का RT-PCR करा रही है, और जो ऐसे इन्फेक्टेड देश जैसे कि मान लीजिए चाइना हो गया, फिर आपका साउथ कोरिया हो गया और थाईलैंड हो गया, ये सब जगहों से जो लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ, उन लोगों को क्वारंटाइन में रख रही है, उन लोगों का जांच करा रही है। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से कि हमारे देश के पॉपुलेशन को वो बचा रही है। अब हमारा भी दायित्व सरकार के साथ ये बनता है कि हमारे डोमेस्टिक में जो भी 1-2 कोरोना के वेरिएंट मिलते हैं या ओमिक्रॉन के वेरिएंट मिलते हैं, हम उससे भी अपने आप को बचाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे धनबाद सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा जी को, जो बता रहे थे कि कोरोना से सबसे पहला बचाव जो है वो यही है कि आप खुद को सुरक्षित रखिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और एहतियात बरतिए। ये जो आसन्न खतरा है वो खतरा इसलिए है क्योंकि जब समस्या आपके बीच फैलने लगती है और चूंकि ये मैन टू मैन फैलता है, तो ऐसे में हमारे और आपके बीच में सबसे जरूरी है जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाना चाहिए। और सरकार जो गाइडलाइंस जारी करती है वो आपके लिए, हमारे आपकी सुरक्षा के लिए करती है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोरोना के नाम पर राजनीति शुरू हो जाए। अगर हम ये मान के चलते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से अगर भीड़ जुटती है, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के राहुल गांधी के, अगर उनकी यात्रा को रोकना जरूरी है तो भाजपा को ये भी सोचना होगा कि उनके राजनीतिक कार्यक्रम भी उसी प्रकार से रोकना जरूरी है जैसा वो लगातार करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना किसी राजनीतिक नेताओं को पहचानता हो और बाकी लोगों को नहीं पहचानता हो, ऐसा कुछ वो किसी का सगा संबंधी नहीं है। वो सबके लिए बराबर है और सबको अपने गिरफ्त में ले सकता है। इसलिए नियम कानून सबके लिए एक जैसा लागू होना चाहिए। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।